ओबेसिटी कोई कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है या कोई हंसने वाली बात नहीं है। ये एक बीमारी है। जिस तरह से कैंसर एक बीमारी है, जिस तरह से डायबिटीज एक बीमारी है, उसी तरह से मोटापा भी एक बीमारी है। आपकी हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके पास चाहे दुनिया में कितना भी पैसा क्यों ना हो, यही एक चीज है जो आप खरीद नहीं सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी हैं, डॉक्टर अपर्णा गोविल वास्कर, जो बैरिएट्रिक सर्जन हैं। एक्चुअली ओबेसिटी और मोटापे का जो सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि इसको तो पहले कोई बीमारी समझता नहीं है, या इसको एक मजाक उड़ाने वाली चीज समझते हैं। मतलब सबको ऐसा लगता है कि कोई खाना खाने की वजह से ही मोटा हो सकता है। ओबेसिटी आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत नेग्लेक्टेड प्रॉब्लम भी है। ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और इसका क्या मैग्नीट्यूड है और इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, जब हम लोग उनकी डाइट हिस्ट्री लेते हैं, ज़्यादातर पेशेंट्स बहुत तरह की डाइट्स कर चुके होते हैं। इसका जो इम्पैक्ट है वो कई एस्पेक्ट्स पे होता है। एक होता है कि ओबेसिटी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, तो ये जो पेशेंट्स हैं इनके हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर रामेश्वर की चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी हैं, बहुत ही अच्छे मेरे दोस्त हैं और बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर अपर्णा गोविल वास्कर, जो बैरिएट्रिक सर्जन हैं। बैरिएट्रिक सर्जन वो ऐसे सर्जन रहते हैं जिनका शरीर बहुत मोटा हो जाता है और वो चाहते हैं कि ऑपरेशन करके अपना वजन कम करें, वैसे वो लोग हेल्प करते हैं। और मैं अपने पूरे ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि अपर्णा हमारी बैचमेट भी है और बहुत ही टैलेंटेड लेडी डॉक्टर हैं और इनका नाम पूरे इंडिया में फेमस है। मैं तो बिहार के एक छोटे से जगह पे काम करता हूँ, लेकिन यहाँ के भी डॉक्टर्स अपर्णा आपको जानते हैं। तो मैं सबसे पहले वेलकम करूँगा आपका और थैंक्स कहूँगा कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। मैं अपर्णा सबसे पहले जानना चाहूँगा आप ही से कि आप कौन हैं, हमारे ऑडियंस को बताइए और आप एग्जैक्टली करते क्या हैं। थैंक यू डॉक्टर रामेश्वर। सबसे पहले तो बहुत ही बड़ा थैंक यू आपको इनवाइट करने के लिए मुझे यहाँ पे। एंड सबसे पहले तो आई थिंक मेरा इंट्रोडक्शन है कि मैं आपकी बैचमेट हूँ। हम लोग एक दूसरे को ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 30 सालों से जानते हैं। एंड साथ में हम पढ़े हैं MBBS और फिर बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन भी हमने साथ में किया। मैंने MS सर्जरी में किया। उसके बाद फिर मैंने बेरियाट्रिक सर्जरी एज सुपर स्पेशलिटी चूज़ किया और मैं पिछले 18 सालों से बेरियाट्रिक सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं मुंबई में हूँ और यहाँ पे कुछ हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करती हूँ, जैसे कि सैफी हॉस्पिटल और नमा हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल्स, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल्स। और मेरा एक खुद का सेंटर है जिसका नाम है मेटा हील लैप्रोस्कोपी एंड बेरियाट्रिक सर्जरी सेंटर। तो उसमें हम लोग जो भी बेरियाट्रिक सर्जरी, जैसे कि जिन पेशेंट्स को मोटापे की तकलीफ होती है उनको, और बाकी जो एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं, ऐसे पेशेंट्स को हम ट्रीट करते हैं। तो मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि थोड़ा सा और सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि बैरिएट्रिक सर्जन ऐसे सर्जन रहते हैं जिससे बहुत जो लोग मोटा हो जाते हैं, अब जो वजन कम नहीं कर पाते, जो बाकी दवाइयाँ चाहे अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, तो उन लोगों को ऑपरेशंस के माध्यम से उनकी शरीर की चर्बी निकाल देते हैं। और साथ में लेप्रोस्कोपी, जो दूरबीन से लोग ऑपरेशन करते हैं पेट के, उसके भी अपर्णा एक्सपर्ट है। तो वेलकम अपर्णा। मुझे लगता है कि आप हमारे जो भी ऑडियंस हैं उनके लिए बहुत वैल्यू देने वाले हैं। मैं तो सबसे पहले एज ए डॉक्टर, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग के लिए भी बड़ा ये था, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि कोई लेडी डॉक्टर जनरल सर्जन है। पहली बार मुझे लगता है कि आप और आपके बैच में एक दो लोग और भी थे हम लोग के साथ, की कोई जूनियर्स कुछ लड़कियां थी। तो कॉलेज में उस टाइम पे कोई लेडी डॉक्टर्स जो सर्जरी में बहुत कम जाती थी। आई थिंक मेरे टाइम में तो कोई भी नहीं थी। मेरे बाद काफ़ी लेडीज आई थी और अब तो काफ़ी कॉमन हो गया है। तो अब जब हम लोग देखते हैं हमारे जो PGs आ रहे हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, उसमें लड़कियां काफ़ी हैं, लेकिन उस टाइम पे, आज से 20 ईयर्स पहले, लड़कियां बहुत कम थी सर्जरी में। क्योंकि डॉक्टर सबको डॉक्टर ही समझते हैं, लेकिन लेडीज़ डॉक्टर को लोग समझता है कि वो लेडीज़ बीमारी के लिए होंगे, लेकिन एज ए जनरल सर्जन उस वक्त तक तो नहीं था, अभी नया कल्चर है। तो एज ए मुझे लगता है कि इट वाज ए योर ब्रेव डिसीजन। और एज ए लेडी डॉक्टर और वो भी सर्जन होना, तो बहुत सारे चैलेंजेस आपको भी लगा होगा। हमारा इंडिया ऐसा कल्चर है, चाहे दिल्ली हो चाहे बम्बे हो, हैं तो हम लोग इंडियन ही। तो क्या आपको प्रॉब्लम कभी इस तरह का हुआ कि बीइंग ए लेडी आपको कुछ स्टोरी शेयर करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस से? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस हुआ।
पेशेंट्स के साथ में तो कभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ शायद। जिनको प्रॉब्लम होती होगी वो शायद मेरे पास आते ही नहीं होंगे, और जो आते हैं वो कंप्लीट ट्रस्ट और फेथ के साथ आते हैं। तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे कभी किसी से कम समझा हो। और फॉर्चुनेटली कोलीग्स और सीनियर्स भी अच्छे ही मिले हमेशा, जिन्होंने कभी ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया कि वो लड़की है तो उसके साथ में आप कुछ मतलब कोई कमी होगी, या उनको काम कम दिया जाए, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दी जाए। ऐसा कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, ना मैंने हमारे कॉलेज में ऐसा एक्सपीरियंस किया, ना ही आगे बाहर आके भी ऐसा कभी नहीं। आई थिंक वो हमारे माइंड में थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगर हम उस लिमिटेशन को अपने आप से दूर कर दें, हम उस बारे में ना सोचें, और जो हमारा गोल है खाली उसके बारे में अगर हम सोचें, तो आई थिंक वो लिमिटेशंस अपने आप कम हो जाती है। होती हैं थोड़ा, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं चैलेंजेस। अब हम लोग कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में जाते हैं तो हम लोग थोड़ा सा माइनॉरिटी हो जाते हैं, बट आई थिंक उस लिए हमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वही चीज़ अचीव करने के लिए अगर आप माइनॉरिटी में हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, which is okay. I think वो it comes as a part of the game. तो अगर इसका आप मतलब मान लो आपको शिकायत नहीं है किसी से, दैट्स मैंने ग्रेट। कोई शिकायत नहीं है, हाँ जी। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इससे मुझे कुछ कुछ एडवांटेजेस भी मिले हैं। मुझे कई सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिली हैं बिकॉज आई एम अ लेडी सर्जन, और मेरे पेशेंट्स मुझसे मतलब काफ़ी प्यार करते हैं, क्योंकि एक जो जेंटलनेस होता है, और जो एक क्या बोलते हैं उसमें, एक कंसर्न होता है जो लेडीज में, आई एम सॉरी बट आई थिंक फीमेल डॉक्टर्स में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो पेशेंट्स का कंफर्ट लेवल काफ़ी हाई रहता है। सो मेरे पेशेंट्स भी फीमेल्स बहुत हैं। मैंने सर्जरी लिया ही इसलिए था क्योंकि हमारी दुनिया की 50% पॉपुलेशन फीमेल है, जिनको भी सर्जिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मेरी 70% पेशेंट पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन है, जिनको भी हर्नियाज, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, ओबिसिटी, ये सारी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है। सो आई थिंक इसकी ज़रूरत भी है, नीड भी है, वी आर फुलफिलिंग दैट नीड। सो आई हैव नो कंप्लेंट्स एट ऑल। अच्छा अपर्णा, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप कैसे बैरिएट्रिक सर्जरी में कैसे चले गए? क्या कहाँ से इंस्पिरेशन, कहाँ से गाइडेंस मिला कि आप उधर चले गए? क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस वक्त तो मुझे भी नहीं मालूम था कि एज ए बैरिएट्रिक सर्जरी भी एक कोई ब्रांच होता है। तब तो मुझे भी नहीं पता था। जब मैं बॉम्बे आई, और फिर मैंने लैप्रोस्कोपी सीखना शुरू किया, और जिस यूनिट में मैंने काम करना शुरू किया, तभी बॉम्बे में बेरियाट्रिक सर्जरी होना तभी तभी शुरू हुआ था। इट वाज जस्ट कैचिंग अप, एंड फॉर्चुनेटली जिस यूनिट में मैंने काम करना शुरू किया डॉक्टर मुफज्जल अकड़ावाला के साथ में, वो बेरियाट्रिक सर्जरी के वन ऑफ द पाइनियर्स थे इंडिया में, और उनका काम बेरियाट्रिक्स में बहुत ज़्यादा था। उनके साथ काम करते करते मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आ गया, और एक्चुअली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है, बहुत ग्रेटिफाइंग ब्रांच है, क्योंकि इसमें पेशेंट हमेशा खुश होते हैं, ठीक हो जाते हैं, उनकी लाइफ चेंज हो जाती है, और बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं पेशेंट्स को। तो इट इज़ अ वेरी हैप्पी ब्रांच, एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो फिर धीरे धीरे करते करते उसमें और डीप चले गए, तो आई थिंक इट बिकेम माय स्पेशलिटी आल्सो। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा अपर्णा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ओबेसिटी आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि इस हद तक प्रॉब्लम है और बहुत नेग्लेक्टेड प्रॉब्लम भी है, राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। अभी जिस तरह से हमारा लाइफस्टाइल है, ईटिंग हैबिट है, तो ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और इसका क्या मैग्नीट्यूड है और इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं? आपने तो एक्चुअली बहुत सारे पेशेंट्स को देखे होंगे, तो बहुत सारे आपके पास स्टोरीज भी होगी, इंसाइट भी होगी, नॉट ओनली एज ए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एज ए सोशल पॉइंट ऑफ व्यू भी। तो थोड़ा सा शेयर करेंगे क्या हमारे ऑडियंस के साथ? एक्चुअली ओबेसिटी और मोटापे का जो सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि इसको तो पहले कोई बीमारी समझता नहीं है। सब लोग इसको एक कॉस्मेटिक इशू समझते हैं, या इसको एक मजाक उड़ाने वाली चीज़ समझते हैं। मतलब सबको ऐसा लगता है कि कोई खाना खाने की वजह से ही मोटा हो सकता है। किसी को ये नहीं समझ में आता है कि ओबेसिटी या मोटापा और भी कारणों से होता है। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, जब हम लोग उनकी डाइट हिस्ट्री लेते हैं, ज़्यादातर पेशेंट्स बहुत तरह की डाइट्स कर चुके होते हैं, बहुत सारे स्लिमिंग सेंटर्स में जा चुके होते हैं, बहुत सारे स्लिमिंग प्रोडक्ट्स ले चुके होते हैं, कई बार लाइपोसक्शन या अब्डोमिनोप्लास्टी जैसी सर्जरीज भी करा चुके होते हैं, और वो बैरियाट्रिक सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन करके आते हैं। सो वो लोग बहुत कुछ ट्राई कर चुके होते हैं। इनफैक्ट उनकी जो खुराक है वो बहुत कम होती है। सो मुझसे और आपसे भी खाना उनका कम होता है। सो डाइट इज़ नॉट अ कॉज for obesity.
ओबेसिटी के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें कि जेनेटिक्स, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, मेटाबॉलिक इश्यूज, बॉडी का मेटाबॉलिक रेट और बहुत सारी और कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से इंसान का वेट बढ़ने लगता है। अभी लेडीज को अगर आप लोगे तो उनकी लाइफ में तो इतने सारे माइलस्टोन्स होते हैं। जब लेडीज के पीरियड शुरू होते हैं, जब मेनार्की अचीव होती है, तब बहुत सारे, आजकल आप देखोगे हर तीसरी महिला को पीसीओएस की तकलीफ होती है। उसकी वजह से उनका वेट बढ़ने लगता है। आज आप देखोगे तो एज अर्ली एज 8 या 9 साल की उम्र में लड़कियों को पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। तो पीसीओडी का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जब प्रेगनेंसीज होती है तभी भी वेट बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब मेनोपॉज होता है तभी भी वेट बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेडीज़ अपना ख्याल भी नहीं रख पाती हैं, उनको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन ब्लेम हमेशा हम पर्सन पे करते हैं कि नहीं, यही कुछ गलत कर रहे होंगे इसलिए इनका वेट बढ़ रहा है, ये खाना ज़्यादा खा रहे होंगे या गलत खा रहे होंगे इसलिए इनका वेट बढ़ रहा है। तो जिस तरह से हम डायबिटीज़ पे या कैंसर पे इतना ध्यान देते हैं या इतनी सिंपैथी देते हैं, ओबेसिटी का हम सिर्फ मजाक उड़ाते हैं। इसका जो इम्पैक्ट है वो कई एस्पेक्ट्स पे होता है। एक होता है कि ओबेसिटी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो एक चंक होता है कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें बढ़ाती है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, आप देखेंगे कि पेशेंट हमारे पास आते हैं। अभी मेरे पास, मैंने पिछले हफ्ते में 12 साल की बच्ची देखी है जिसका वेट 150 किलो था। एक 19 साल के बच्चे को ऑपरेट किया जिसका वेट 169 किलो था, सो ऑलमोस्ट 170 किलो। एक पेशेंट है जो वेट कर रहा है जिसका वेट 295 किलो है। ये खाने से नहीं हुआ है, ये एक्चुअली बीमारी है, ये बॉडी टाइप है जो कुछ ना करने से भी इतना वेट बढ़ते जा रहे हैं। और ये यंग पेशेंट्स हैं, किसी का वेट, किसी की एज 12 साल है, किसी की एज 19 साल है, किसी की एज सिर्फ 40 साल है। तो इट इज हाईली अबनॉर्मल कि इस इतनी यंग एज में इतना वेट बढ़ रहा है। सो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हार्ट के ऊपर होता है। तो ये जो पेशेंट्स हैं इनके हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। फिर मैकेनिकल प्रॉब्लम्स हैं। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आप देखते होंगे कि जो हाई वेट के पेशेंट्स आते हैं सबसे पहले उनका नी जॉइंट खराब होता है। नी जॉइंट, बैक मेरे एक। पास बैक एक और नी जॉइंट, तो दो कदम भी नहीं चल पाते हैं, नी की इतनी प्रॉब्लम्स होती है। तो हमारे पास बहुत सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स पेशेंट्स को भेजते हैं कि नहीं, पहले इनका वेट कम करिए, उसके बाद हम नी रिप्लेसमेंट करेंगे। क्योंकि अगर नी रिप्लेसमेंट कर देंगे और वेट कम नहीं होगा तो नी रिप्लेसमेंट भी फेल हो जाएगा। या बैक प्रॉब्लम है तो जब तक वेट कम नहीं होगा तब तक कंप्रेशन कम ही नहीं होगा। दैट इज वन थिंग। फिर उनका सांस लेने की तकलीफ। ये तो बेसिक है ना, सांस लेना, चलना, सांस ही नहीं ले, बिकॉज ऑफ स्लीप एपनिया। तो क्योंकि पेट इतना बड़ा हो जाता है तो लंग्स को एक्सपैंड होने की जगह नहीं मिलती है, फेफड़े एक्सपैंड नहीं हो पाते। हमारे फेफड़े गुब्बारे की तरह होते हैं, तो अगर उनको फूलने की जगह नहीं मिलेगी तो सांस बराबर से नहीं ले पाएगा इंसान। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर जाना चाहिए वो अंदर ही रहता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे इंसान को ऐसे पूरा टाइम नींद ही आती रहती है। तो पेशेंट्स आते हैं, बात करते करते सो जाते हैं बीच में, इतना सीवियर स्लीप एपनिया होता है। या अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो ऐसे पेशेंट्स कोमा में भी जा सकते हैं। सो द कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी सिवियर अबाउट दीज थिंग्स। एंड बहुत सारे कैंसर्स भी एसोसिएटेड हैं ओबेसिटी के साथ, स्पेशली फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के रेट्स काफ़ी हाई हैं। एंडोमेट्रियल कैंसर मतलब यूट्रस का कैंसर काफ़ी हाई होता है। बहुत बार हम लोग पेशेंट्स को पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए इवेल्युएट कर रहे होते हैं, और उस इवेल्युएशन में हमें पता चलता है कि पेशेंट को एक्चुअली यूट्रस का कैंसर भी है। तो सिंपल सोनोग्राफी करते हैं और उसमें हमें एंडोमेट्रियल थिकनेस हाई दिखता है, तो और इवेल्युएशन करते हैं तो कैंसर निकल जाता है। एंड लास्टली आई थिंक ओबेसिटी का जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वो है स्टिग्मा का, मेंटल इशू, एंजाइटी, डिप्रेशन। बिकॉज बचपन से उनको दे आर यूज टू बीइंग टीज्ड, मतलब उनका हर जगह मजाक उड़ाते हैं, बॉडी शेमिंग होता है। स्कूल में जाते हैं तो आपस में बच्चे चिढ़ाते हैं, घर पे आते हैं तो माँ बाप भी बोलते रहते हैं कि तुम अपना वेट कम करो, वेट कम करो। किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि भाई तुम वेट कम करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि वेट कम कैसे करें। सब लोग सिर्फ एडवाइस देते हैं, राइट। सो आर द वेरियस इश्यूज जो कि
हाई वेट के साथ रहते हैं। तो ये अब बहुत ही अच्छा आपने कि क्या प्रॉब्लम होता है ओबेसिटी के कारण से, और एक नया डायमेंशन मुझे भी पता चला कि ओबेसिटी, जैसे मैं ही समझता था कि ओबेसिटी के दो, माने ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, और ये केवल या तो हमारे खान पान में गड़बड़ी के कारण से होता है या फिर हमारी एक्टिविटी उतनी नहीं होने के कारण से होता है। यही दो कारण, मेटाबॉलिक कारण मैं समझता था कि थोड़ा मोड़ा होता होगा, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो एक्चुअली मैं जान सकता हूँ क्या कि एक तो पहला चीज़ कि हमारे देश में ओबेसिटी की क्या प्रेवलेंस है, कितने लोगों में कितने लोगों को ओबेसिटी है, और दूसरा चीज़ कि जो आपने दो चीज़ें बताए, एक तो कि लाइफस्टाइल के कारण से, यानी कि या तो खाना पीना या फिर एक्सरसाइज एक्टिविटी, और दूसरा आपने बोला मेटाबॉलिक। तो ये दोनों में कितने परसेंटेज, कितने लोग हैं जो लाइफस्टाइल के कारण से मोटे हैं, और कितने लोग हैं जो सचमुच उनको एक बीमारी है। बीमारी तो दोनों ही बीमारी है, अगर वजन ज़्यादा है तो अपने आप में दोनों बीमारी है, लेकिन जिसका एक कोई पैथोलॉजिकल कारण है, कुछ ऑर्गेनिक कारण है, तो इसकी क्या परसेंटेज है थोड़ा सा, ताकि लोगों को इस चीज़। टोटल आप परसेंटेज अगर देखेंगे तो जो भी 2021 का जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से हमारी कंट्री में 5 में से 1 पर्सन को, 5 में से 1 आदमी, हर 5 आदमी में से 1 आदमी को मोटापा है। 24% women and 22% men अच्छा are either overweight or obese. अच्छा अच्छा अच्छा, Okay. तो सच ए बिग प्रॉब्लम। Overweight, it is a huge problem जो कि जिसको हम आंख बंद करके बैठे हुए हैं, जिसके बारे में हम अभी शायद हमारी सरकार भी सोच नहीं रही है, बिकॉज एज पर द इंडियन गवर्नमेंट ओबेसिटी इज नॉट डिफाइंड एज अ डिजीज एट द मोमेंट। तो इसका कोई नेशनल प्रोग्राम नहीं है, इसके लिए कोई भी कोई कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट नहीं है इसको कम करने के लिए। अगर देखा जाए तो माल न्यूट्रिशन से ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है अभी तो। हाँ, बिकॉज ये malnutrition का अदर स्पेक्ट्रम है, दिस इज द अदर एंड ऑफ malnutrition, राइट? अब आपका जो सेकंड सवाल है कि ये लाइफस्टाइल या फिर मेटाबॉलिक, राइट? मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड है? सो आप एक एग्जांपल लीजिए कि आप कितनी रोटी खाते हैं, आप मुझे ये बताइए। मैं 2 से 3 रोटी खाता हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट में 2-3 रोटी, और रात को भी 2-3 रोटी खाता हूँ। आप मिठाई खाते हैं? हाँ खाता हूँ। हफ्ते में कितनी बार खा लेते होंगे? मुझे लगता है कि हफ्ते में 3-4 बार तो खा ही लेते हैं। 3-4 बार खा लेते होंगे। तो अगर आपको जेनेटिक प्रोपेंसिटी होती वेट गेन करने की, तो ये हफ्ते 3-4 बार मिठाई खाना, या अगर आप बाय चांस अगर आप अल्कोहल इनटेक होता, या अगर आप थोड़ी भी कुछ भी और चीजें लेते जिससे कि वेट बढ़ सकता है, तो आपका वेट बढ़ने लगता। बट बिकॉज आप जेनेटिकली प्रोटेक्टेड हैं, आप ब्लेस्ड हैं कि आप ये सब करने के बावजूद भी आपका वेट स्टेबल रहता है, राइट? लेकिन अगर आपकी जगह पे कोई ऐसा पर्सन है जिसको ओबेसिटी की बीमारी है, अगर वो हफ्ते में 3-4 बार स्वीट्स खाने लगेंगे तो उनका वेट बढ़ने लगेगा, राइट? सो दैट इज द डिफरेंस। सो यही लाइफस्टाइल एक पर्सन जो ओबेसिटी के साथ में है उसके लिए अनहेल्दी माना जाएगा, करेक्ट? बिल्कुल सो बिल्कुल आप भी बाहर का खाना तो कभी खाते होंगे, बिल्कुल हफ्ते में 1-2 बार तो हाँ, 1 बार खा ही लेते हैं। खा लेते हैं, राइट? मैं भी खा लेती हूँ, मैं तो 3-4 बार भी खा लेती हूँ, लेकिन मेरा वेट नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि बीमारी नहीं है, राइट? तो इसका मतलब फिर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि फिर हमारे कुछ करने से ओबेसिटी का कुछ नहीं लेना देना है। नहीं, लाइफस्टाइल इम्पोर्टेंट है, राइट? तो जैसे डायबिटीज किसी को होती है, क्योंकि अगर बिकॉज फॉर द बिगर ऑडियंस वी आर टॉकिंग फॉर द बिगर, मैंने आम आदमी को हम ये केवल बोल के छोड़ दें कि भाई सब वो आपके जीन्स में है, सब आपके मेटाबॉलिज्म में है, इज इट गुड? नो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप इसको सोचिए कि सेम चीज आप ओबेसिटी की जगह डायबिटीज पे रिप्लेस कर दीजिए। अगर किसी पर्सन को डायबिटीज है तो हम उनको ये तो नहीं कहेंगे ना कि आप अपनी डायबिटीज को अपने आप ही ट्रीट कर लीजिए। अच्छा हम बात उनको है। बोलेंगे ना कि आप दवाई लीजिए, लेकिन आपको परहेज भी करना है क्योंकि आपको ये बीमारी है, राइट? परहेज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सिमिलरली ओबेसिटी पेशेंट को भी परहेज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, बट सिर्फ वो काफी नहीं है, सिर्फ उससे काम नहीं बनेगा, उसके अलावा भी कुछ और भी करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग की बीमारी कितनी सीवियर है। अगर सिर्फ ओवरवेट है, अगर 5 या 7 किलो ही वजन ज्यादा है जितना आइडियल बॉडी वेट से होना चाहिए, तो आपको सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, डाइटिंग से आप वजन कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका वेट 25 किलो ज्यादा है आपके आइडियल बॉडी वेट से, तो आपको शायद दवाई की जरूरत हो सकती है या किसी और थेरेपी की जरूरत हो सकती है। लेकिन अगर आपका वेट 60 किलो ज्यादा है आपके आइडियल बॉडी वेट से, तब आप थोड़ी
थोड़ी ना सिर्फ एक्सरसाइज से अपना वेट कम कर यस सकते हो। यस, मैंने फॉर द ये बिल्कुल आपका मैसेज अभी बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप ओवर वेट हैं देन यू कैन गो फॉर कि आप अपना जीवन शैली में बदलाव करें, आप खान पान में ये करें, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करें। लेकिन अगर आप सचमुच ओबेसिटी में चले गए जहाँ जहाँ गैप बहुत ज़्यादा है तो इस सारी चीज़ें से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड यू हैव टू गो फॉर इवन मेडिसिन और सर्जरी, जो भी ज़रूरत है वो करना पड़ सकता है। ये आप सोचेंगे कि केवल हम खा पी के और एक्सरसाइज करके हम अपनी चीज़ों को अच्छा कर लेंगे, दैट इज़ नॉट गुड। या यस। सिर्फ खुद को इंटरनेट पे सर्च करके कोई डाइट करके आप खुद को सेल्फ ट्रीट नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से आप डायबिटीज या कैंसर को अपने आप ट्रीट नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से आज आप ओबेसिटी को भी अपने आप ट्रीट नहीं कर सकते हैं। आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी। यस यस यस, ये बहुत ही अच्छा। एक्चुअली डाइट वगैरह में क्या क्या एक्चुअली क्या क्या ध्यान रखना चाहिए अगर कोई आदमी अगर ओवरवेट होने के लिए प्रोन है, चाहे ओवरवेट है चाहे उसको लगता है कि फैमिली में हिस्ट्री है, लोग मोटे हो जाते हैं, तो खान पान में और जीवन शैली में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट करेगी। शायद ये हमारा उनके लिए एक टेक होम मैसेज भी हो सकता है। हम लोग बाकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपके अनुसार क्या क्या उसमें ध्यान रखना चाहिए खाने पीने में या फिर एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल में? तो सभी को देखिए प्रिवेंशन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। एंड ये सिर्फ ओबेसिटी के लिए नहीं है, ये सारी क्रॉनिक कंडीशंस के लिए कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। तो हमारे चार चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में है, राइट? एक हमारा डाइट है, एक हमारे पास एक्सरसाइज हो गया, थर्ड हो गया स्ट्रेस, एंड लास्ट हो गया स्लीप। This all four things are important for weight मैंने सही वेट होने के। बिकॉज अगर हम सोचेंगे कि हमारा वेट हम सिर्फ डाइटिंग करके कम कर लेंगे, लेकिन हम सोएंगे सुबह 4 बजे, तो काम नहीं बनेगा, राइट? बिकॉज इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि हमारी एक सर्केडियन रिदम है, और अगर हम इस सर्केडियन रिदम को नहीं फॉलो करेंगे, देयर इज वन ऑथर, वन बुक इज देयर रिगार्डिंग दिस, और Yes. उनका कुछ डाइट का कुछ रेसिपी वगैरह भी है। करेक्ट। सो इसमें डाइट में बहुत चीजों में टाइम पे खाना, पोर्शन साइज इज इम्पोर्टेंट। कैलोरिक काउंट इतना करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन पोर्शन साइज और एक हेल्दी ईटिंग इज इम्पोर्टेंट कि आपकी डाइट में सही मात्रा में फाइबर कंटेंट होना चाहिए, जो अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें तो सलाद होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन है, एग्स है, ये सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप अंकुरित मूंग है, दाल है, स्प्राउट्स है, दही है, इन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जब लोग बोलते हैं नो कार्ब डाइट एंड ऑल दैट, आई थिंक नो कार्ब्स इज नॉट अ गुड थिंग। हमको कार्बोहाइड्रेट की भी जरूरत होती है, पर उसको कम रखना चाहिए। तो आप राइस और रोटी की मात्रा को थोड़ा कम रखिए, मतलब कंट्रोल में रखिए, लेकिन एकदम बंद करने की जरूरत नहीं है। एंड स्वीट्स आई थिंक इज समथिंग जो कि स्वीट और फ्राइड फूड का इंटेक बहुत कम करना चाहिए। बंद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, बट फाइबर में फ्रूट्स है, सैलेड्स है, दीज थिंग्स शुड बी quite high, protein should be high and carb should be low, so that अगर हम करते हैं फैट कंटेंट और ये फ्राइड फूड, ये सब चीज़ें को कम रखना चाहिए। सो डाइट में ये रखना चाहिए। एक्सरसाइज जो रिकमेंडेशन है कि आपको कम से कम हफ्ते में 300 मिनट आपका होना चाहिए एक मॉडरेट एक्टिविटी। ऑफ कोर्स आपकी जो भी फिजिकल कंडीशन है उसके हिसाब से, अगर आपको नी में प्रॉब्लम है या बैक में प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज करनी है। बट अदरवाइज अगर आप फिट हैं, हेल्दी हैं, तो 300 मिनट हफ्ते में, विच मीन्स कि हफ्ते में 6 दिन 1 घंटा रोज आपको यू नीड टू exercise. Okay, So okay. around 45 to 50 minutes of moderate activity every day करना चाहिए। Plus stress, I think सभी की लाइफ में स्ट्रेस काफी हो गया। स्ट्रेस को थोड़ा सा, स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटीज, तो अगर थोड़ा सा हॉबीज वगैरह पे फोकस कर सकते हैं, या जो भी चीज, जिस भी चीज से स्ट्रेस रिलीव होता है वो थोड़ा सा करना चाहिए। सिर्फ काम में ही नहीं लगे रहना चाहिए, लाइफ भी थोड़ी एंजॉय करनी चाहिए। आई थिंक उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज स्ट्रेस जितना बढ़ता है वेट भी उतना ही बढ़ता है। सो स्ट्रेस हार्मोन्स विल ऑलवेज लीड टू इंक्रीज इन वेट, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्लीप हाइजीन, आजकल मैं देखती हूँ कि हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स ही नहीं, इवन ओल्डर पेशेंट्स, जो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन है, वो भी फोन में लगे रहते हैं रात रात को। सो गेमिंग, फोन में रील्स देखना, रात को जगे रहना, फिर इंसोम्निया की कंप्लेन करते हैं कि हमें नींद नहीं आती है।
तो आप जब तक फ़ोन को खुद से दूर नहीं रखेंगे तब तक आपको नींद नहीं आएगी। सो आपको एक्सरसाइज़ करेंगे तो थकेंगे और टाइम से आप लेट जाएँगे तो शायद आपको नींद भी आ जाएगी। सो आई थिंक 10-11 बजे तक लेट जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिए। सो दीज़ थिंग्स इफ यू कीप एन ऑर्डर, I think these are very good for maintaining a healthy weight. आर्टिस्ट भी हैं, बहुत ही अच्छा पेंटिंग करती हैं आप, मैं देखते रहता हूँ। मैंने शुरू से ही हमको लगता है मेडिकल कॉलेज से ही आदत थी स्केचिंग की। आप स्ट्रेस रिलीफ के लिए क्या करते हैं? एक तो आप पेंटिंग करते हैं और कुछ करते हैं क्या स्पेशल? आई थिंक अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, आई थिंक बच्चों के साथ में तो काफी स्ट्रेस रिलीव हो जाता है। और जिसको जो भी पसंद है, आप मूवीज देख सकते हैं या आप बाहर जा सकते हैं, नेचर में कहीं चले जाइए, या किसी को योगा पसंद है योगा करिए, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताइए। सो आई थिंक देयर आर सो मेनी थिंग्स। स्पोर्ट्स, आई थिंक वो भी एक काफी अच्छा तरीका है स्ट्रेस रिलीव करने का। एक्सरसाइज भी हो जाती है, स्ट्रेस भी रिलीव हो जाता है। अच्छा, स्लिप का क्या, स्लिप कितना करना चाहिए और कब करना चाहिए? मैंने उसका सर्काडियन कम से कम 7 घंटे तो होना चाहिए। और मुझे लगता है लास्ट से लास्ट 11 बजे तक तो सो ही जाना चाहिए। तो आप हंस रहे हैं, इसका मतलब आप भी नहीं सोते हैं 11 बजे बिल्कुल तक। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी नहीं सोता हूँ, ये मेरे में भी एक कमी है। अच्छा, एक एक बहुत ही ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग ये बड़ा ही आया है, तो ये इसका कितना इम्पोर्टेंस है ओवरऑल ओबेसिटी में, चाहे वेट मैनेजमेंट में? सो सी इट डज वर्क। जो लोग अच्छे से करते हैं उनके लिए डेफिनेटली काम करता है, लेकिन इसमें आई थिंक इसको सुपरवाइज करना चाहिए, डाइटिशियन के अंडर करना चाहिए। स्पेशली अगर पेशेंट्स को डायबिटीज़ वगैरह की कोई तकलीफ है तो इसको अपने आप नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर पेशेंट डायबिटिक है या कोई और क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं या कोई और मेडिकेशंस चल रहे हैं, तो फिर इसमें हाइपोग्लाइसीमिया या ये सब प्रॉब्लम्स होने के भी चांसेस होते हैं। तो अदरवाइज काफ़ी लोग इसको करते हैं और सक्सेसफुली करते हैं, तो वेट लॉस भी ठीक होता है। बट किसी भी डाइट को जब हम फॉलो करते हैं, मेन इशू डाइट का नहीं होता है, उस डाइट को लॉन्ग टर्म में मेंटेन करने का होता है। तो जब वो डाइट छूट जाती है तब वेट वापस आ जाता है। तो ऑलवेज यही चीज़ होती है कि कोई भी डाइट हम जिंदगी भर तो नहीं कर सकते। सो जब भी पेशेंट का वेट हाई होता है, पेशेंट डाइट फॉलो करते हैं, कभी वो कीटो डाइट शुरू करते हैं या फिर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करते हैं या कोई और डाइट शुरू करते हैं। तो जब वो डाइट छूट जाती है, तो जब वो नॉर्मल डाइट पे आ जाते हैं तो फिर वेट वापस से गेन हो जाता है। सो दैट इज द इशू विद मोस्ट ऑफ द डाइट्स। अच्छा, ये फास्टिंग का कुछ इम्पोर्टेंस रहता है क्या, कि फास्टिंग से भी वेट मैनेजमेंट में इसका कुछ है क्या, कुछ रिलेवेंस है, इसका कुछ स्टडीज़ है क्या? मीन्स कंटिन्यूअस फास्टिंग? नहीं नहीं, जो फास्टिंग जिसे हम लोग स्पिरिचुअल फास्टिंग करते हैं, एकादशी, ये उस तरह से लोग फास्टिंग करते हैं ना। नॉट रियली। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा फास्टिंग करोगे तो एक्चुअली आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। तो हम लोग जो देखते हैं कि जो पेशेंट्स, कोई कोई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो दिन में एक ही बार खाते हैं या काफ़ी मतलब लंबे लंबे गैप्स देते हैं, तो देन एक्चुअली देयर इज़ अ चांस कि आपकी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है दैट विल स्लो डाउन इन रिस्पॉन्स टू लेस अमाउंट ऑफ फूड इनटेक दैट यू आर टेकिंग। ये बहुत ही अच्छा एक, मैंने एक अभी आपसे बात करते करते ये चीज़ है कि मेटाबॉलिक रेट एक्चुअली बहुत ही नेग्लेक्टेड रहता है। कितना लोग को लगता है कि हम कम खाएंगे तो हमारा वजन कम हो जाएगा, लेकिन एक आपका खाना और एक एक्सरसाइज और इसके बीच में एक और कंपोनेंट है कि मेटाबॉलिक रेट क्या है। और कितना बार तो ये भी लोग बोलते हैं कि जैसे आप जैसे बताया कि फास्टिंग आप कर रहे हैं तो आपका मेटाबॉलिक रेट ही कम हो जाता है। चाहे इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी बॉडी ये अंडरस्टैंड कर देता है कि हमारे को इतना ही न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो मेटाबॉलिक रेट कम करके वो अपना चीज़ें मेंटेन कर लेता है। बिकॉज आप खुद देखिए कि जब हम लोग कंटिन्यूसली बॉडी की जो एनर्जी इनटेक है उसको जब हम कम करते हैं तो अल्टीमेटली हमारा एनर्जी आउटपुट भी कम हो जाएगा, राइट? तो अभी जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि हम अगर हमें वेट लॉस करना है तो हमें आउटपुट बढ़ाना है, इनटेक कम करना है, राइट? आप कैलोरिक इनटेक कम करिए, एक्सरसाइज बढ़ाइए, तो आपका वेट लॉस होगा, राइट? पर ये लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं होता है क्योंकि आप जितना कैलोरीज को कम करते जाएंगे अल्टीमेटली आपको वीकनेस आ जाएगी। आपका जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाता है ना, यू वांट अ पॉइंट। सो वीकनेस आती है या फिर आपको भूख ज्यादा लगने लगेगी। आइदर यू विल स्टार्ट क्रेविंग फॉर मोर फूड या फिर आप वीकनेस इतनी हो जाती है कि आप एक्सरसाइज कर ही नहीं पाते हैं। तो
हमारा जो फीडबैक है, कंट्रोल मैकेनिज्म, हाँ हाँ हार्मोन से कंट्रोल्ड है ना वो। हाँ तो हाँ वो जो हमारी जो बॉडी के जो हार्मोन्स है, जो हमारी ब्रेन को सिग्नल देते हैं हाँ कि अब खाना है, अब नहीं खाना है, सो दैट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन, सो दैट इज द गट ब्रेन एक्सिस हाँ बेसिकली। हाँ हाँ तो जब हम सिर्फ डाइट से करते हैं, तो वो हमारी डाइट क्यों हम छोड़ देते हैं? डाइट हम इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हमारे हार्मोन्स हमारे को टेक ओवर कर लेते हैं। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ विल पावर। यस 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 तो जब हम, इट्स नॉट बिकॉज कि हमारी विल पावर कम है, इट्स जस्ट दैट कि आवर हार्मोन्स हैव टेकन ओवर। सो ये जो फीडबैक कंट्रोल है, ये पेशेंट्स जिनका ओबेसिटी, जिनको बीमारी है, उसमें ये सब डिसबैलेंस हो जाता है, डिसरेगुलेशन हो जाता है। उसकी वजह से कई लोगों को, तो अब आप देखिए, आप अगर 2 समोसे खा लेंगे तो आपका पेट भर जाएगा, पर आप ऐसे भी लोगों को जानते होंगे जो 10-10 समोसे भी खा लेते हैं पर पेट नहीं भरता है उनका। हाँ हाँ दैट इज हाँ बिकॉज उनका जो फीडबैक जा रहा है ब्रेन में, हाँ वो उन डिसरेगुलेटेड हो गया है। उनका दूसरे लेवल पे बैलेंस हो रहा है और रेगुलेट दूसरे करेक्ट, लेवल पे हो रहा है। अच्छा, तो करेक्ट। ये चीज़ जो आपसे बात करके अभी तक मुझे यही समझ में आया कि केवल फूड से, केवल एक्सरसाइज ही एक नहीं है, एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके बॉडी का रेगुलेटरी मैकेनिज्म और खास करके मेटाबॉलिक रेट जो जो डिफरेंट हार्मोन्स और नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक से जो कंट्रोल होता है। तो ये जो हमारा मेटाबॉलिक रेट को हम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि ये भी अगर बढ़ जाए किसी भी कारण से तो ये हमारे वेट मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है। तो व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन डू टू हैव ए गुड या बेटर और चाहे ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो मेटाबॉलिक रेट आप बढ़ा सकते हैं आपके मसल मास को इंक्रीज करके, राइट? हाँ सो मसल मास आप कैसे इंक्रीज करोगे? आप वर्कआउट करके ही इंक्रीज कर सकते हो। अच्छा 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 हाँ ओके, हाँ हाँ तो जब आप एक्सरसाइज करोगे और आपका फैट फ्री मास जब बढ़ेगा, जब आपका फैट परसेंटेज कम होगा और आपका मसल मास बढ़ेगा, तो आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा बॉडी का। अच्छा, जैसे ओके, कितना लोग इस ये बोलते हैं कि आप अगर गुनगुना पानी पीते हैं तो दैट ऑल्सो इंक्रीजेज योर मेटाबॉलिक रेट और समथिंग लाइक दैट। उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली आपका मसल मास बढ़ेगा तो आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। यानी सो कि कहीं फैट ना फ्री कहीं अगर मास आप इज फिजिकल एक्टिविटी अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज कुछ कर रहे हैं यस, तो दैट विल यस, इंक्रीज योर ऑल यस, मेटाबॉलिक रेट। यस। एंड प्रोटीन इंटेक, आप खाने में, डाइट में आप प्रोटीन बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब जो प्रोटीन की मात्रा है वो आपको बढ़ानी है, तो क्योंकि प्रोटीन प्रोटीन को इंटेक डाइजेस्ट बढ़ाएंगे। करने के लिए बॉडी को ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है। यस, यस। कार्बोहाइड्रेट तो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। यस, और कार्बो, और हमारी जो डाइट है, इंडियन डाइट, तो हम लोग मेनली राइस और व्हीट ईटर्स हैं, तो हमारी डाइट एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट रिच है, राइट? हमें एक्चुअली प्रोटीन बढ़ाने के लिए एक्टिवली सोच के खाना बनाना पड़ता है कि भाई प्रोटीन ज्यादा रखना है, नहीं तो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट ही ज्यादा है ना, तो बाय हर एक बाय चीज में। डिफॉल्ट वी ऑल इंडियंस को कार्बोहाइड्रेट मोर, माने हम लोग यस, कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं, लेकिन अगर हमको ज्यादा प्रोटीन अगर अपने खाने की मात्रा में बढ़ाना है तो वी हैव टू डू ए कॉन्शियस एफर्ट्स कि यस। भाई कि हमको प्रोटीन अपने खाने में डालना। तो आप एज ए कुकिंग, क्योंकि आप मदर भी हैं, शायद कभी कभी बनाती भी होंगी मुझे लगता है खाना, तो आप क्या प्रिकॉशंस रखते हैं कि जिससे आपके फैमिली में प्रोटीन, क्योंकि हमारे हर इंडियंस मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 90% इंडियंस हु आर नॉट वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर फूड, उनका प्रोटीन इंटेक कम रहता है। तो आप क्या करते हैं कि जिससे आपके फैमिली में सभी लोगों को प्रोटीन अच्छा मिल जाए? तो बहुत बेसिक चीज है, सिंपल दाल। अच्छा, दाल। दाल तो रोज ही रहती है खाने में। हाँ, दही दाल होती दाल है, बच्चा लोग नहीं खाता तो पिटाई भी करती होंगी। नहीं पिटाई नहीं करती हूँ, पर बच्चा पनीर, पनीर तो सब बच्चों को पसंद होता है, मेरे बच्चे को भी पसंद है, तो पनीर बहुत बार रहता है। और हम लोग नॉनवेज भी खाते हैं, तो अंडा और चिकन भी रहता है। बट अंकुरित मूंग तो जैसे जो शाम को आते हैं जब काम से वापस आने के बाद, तब बहुत भूख लगती है, तो आई थिंक अंकुरित मूंग उस टाइम पे काफी अच्छा स्नैक रहता है। इंस्टेड ऑफ कि हम वो चूड़ा या चिप्स और ये सब खाएं, उसकी जगह अगर उसका सलाद बना के खा लिया जाए, तो आई थिंक आपको प्रोटीन भी मिलेगा और आपका पेट भी भर जाएगा और हेल्दी भी रहेगा। तो वो एक चीज आप कर सकते हैं। चीले बना सकते हैं, तो दाल के चीले बहुत, हाँ, ब्रेकफास्ट में। हाँ हाँ सो हम लोग पेशेंट्स को भी बताते हैं कि आप लोग दाल का चीला बनाया जा सकता है। और आजकल अगर आपको सप्लीमेंट लेना है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी बहुत तरह के आते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपको किसी प्रोटीन सप्लीमेंट की जरूरत है, तो अनफ्लेवर्ड सप्लीमेंट्स भी आते हैं। आप चीले वगैरह में एक आध चम्मच सप्लीमेंट डाल के भी उसका भी चीला बनाया जा सकता है। अच्छा तो अच्छा चीले तो हर चीज के बना सकते हैं आप, चने के बना सकते हैं, दाल के बना सकते हैं, एनीथिंग। और आपकी जो
लेग्यूम्स है, राजमा है, छोले हैं, हाँ ये हाँ। सब चीज़ों में प्रोटीन का कंटेंट अच्छा होता है। सो घर की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये चीज़ें आप तो कई तरीकों से बनाई जा सकती हैं। तो आप रेकमेंड माने करते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी लेना चाहिए सबको? हम लोग हमारी पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं क्योंकि सर्जरी होती है एक्चुअली बेरियाट्रिक सर्जरी, बिकॉज उनकी इनटेक काफ़ी कम होती है, उनका जो खुराक होता है वो बहुत कम हो जाती है, तो उसमें फिर सप्लीमेंट लेना पड़ता है। बट नॉर्मली जो पेशेंट्स जिनकी सर्जरी नहीं हुई है उनको प्रोटीन सप्लीमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं है अनलेस कि वो जिम जा रहे हो। यस तो सर। जिम अगर जाते हैं तो फिर ठीक है सप्लीमेंट ले सकते हैं, बट अदरवाइज नॉर्मल दाल है, नॉर्मल स्प्राउट्स हैं, पनीर है, दूध है, दही है, अगर ये चीज़ें भी पेशेंट मतलब लोग खा रहे हैं तो फिर आई थिंक हो जाता है। ब्यूटीफुल अपर्णा, आपने तो बहुत ही अच्छा जानकारी दिया। अच्छा ये बताइए अपर्णा, तो आपके पास तो आप तो सर्जन हैं जो मोटापे का सर्जरी करते हैं, तो कौन से मरीज को सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए क्या रिक्विजिशन रहता है, कौन से मरीज को नहीं कराना चाहिए, उस और उससे क्या बेनिफिट होता है, उसके लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है, और कोई आपके पास ब्यूटीफुल स्टोरी हो कोई पेशेंट्स का जिसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो, आपको नाम नहीं बताना, जस्ट टेल कि क्या उसके पहले की कंडीशन थी, तो इससे बहुत सारे लोगों को मैंने हमको लगता है इंसाइट मिलेगा। बेसिकली जो पेशेंट्स का बॉडी मास इंडेक्स से हम लोग डिसाइड करते हैं, जो हमारी गाइडलाइंस है बेसिकली, बॉडी मास इंडेक्स एक फॉर्मूला होता है जिसमें बेसिकली हम लोग वेट वेट और इन केज हाइट को, हाँ कैलकुलेट करते हैं, हाँ। वेट इन केजी बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो अगर बॉडी मास इंडेक्स 35 के ऊपर है तो पेशेंट एलिजिबल है बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए। अगर बॉडी मास इंडेक्स 30 के ऊपर है और पेशेंट को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, डिस्लिपिडीमिया या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं साथ में, तो भी उनको हम कंसिडर कर सकते हैं। और एक पेशेंट ग्रुप है, अगर बॉडी मास इंडेक्स 27.5 है, काफी कम बॉडी मास इंडेक्स है, लेकिन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, जो जैसे कई पेशेंट्स होते हैं जिनको 100 यूनिट इंसुलिन चल रहा होता है, फिर भी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रही होती है, HbA1c फिर भी काफी हाई होता है, तो अगर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हमको रेफर करते हैं कि इनका शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो मे बी हमें शायद इनके लिए सर्जरी कंसिडर करना चाहिए। तो उन ग्रुप में ऑफ पेशेंट्स में भी हम लोग सर्जरी कंसिडर कर सकते हैं, जबकि उनका नंबर काफ़ी कम रहता है। सो मेनली 35 एंड अबव। इसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं पेशेंट्स को, वेट तो कम होता ही है, करीबन एटलीस्ट 30 to 40% टोटल बॉडी वेट कम हो जाता है। तो तो अगर एक बार पेशेंट में का कितना 100 वजन के कम कर देते हैं लोग, आप लोग मैंने? एक बार में नहीं कम होता है, 1 साल लगता है वजन कम होने के लिए। तो अच्छा, तो अगर आप किसी का वेट एक ही बार में पूरा ये बैरिएट्रिक सर्जरी में एक ही बार में नहीं होता है क्या एक्चुअली? नहीं नहीं नहीं, तो इसमें हम लोग कोई फैट सकिंग ऐसा कुछ नहीं करते हैं। इसमें बेसिकली ये एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी है जिसमें स्टमक और अगर आप चाहे तो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा सकती हूँ डायग्राम। दिखाइए ना। दिखाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो इसमें बेसिकली हम लोग स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को ऑल्टर करते हैं। रमेश, आपको लेट तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, मुझे लेट नहीं हो रहा है, आपको भी लेट नहीं होना चाहिए, मैं तो वही रात्रि वाला प्राणी हूँ। मेरा दिन तो खत्म हो चुका है एक्चुअली। हाँ हाँ सो ये आपको ये दिख रहा है अभी? हाँ 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 हाँ। हाँ, सो ये एक सर्जरी है जिसको स्लीप सर्जरी कहा जाता है। ये एक्चुअली बेरियाट्रिक सर्जरीज में सबसे कॉमन सर्जरी है दुनिया में। कम से कम जितनी भी सर्जरीज होती है बेरियाट्रिक सर्जरीज, उसमें से 60 से 65% सर्जरी स्लीप सर्जरी होती है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये स्टमक है और नीचे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसमें हमने स्टमक को वर्टिकली डिवाइड कर दिया है स्टेपलर्स यूज करके, और ये आउटर 2/3 स्टमक जो है इसको हम बॉडी के बाहर निकाल देते हैं। यानी तो कि अंदर यानी कि स्टमक को स्टमक को काट करके काट छोटा करके कर देते छोटा कर हैं। देते हैं। छोटा कर दिया है, हाँ तो हाँ ये हाँ स्टमक हाँ। लीव जैसा हो गया, बनाना शेप स्टमक। ओके, तो हम्म। इसमें क्या होता है कि आपका जो खाना है वो ऑब्वियसली काफी कम हो जाएगा, लेकिन पेट बहुत जल्दी भर जाता है बिकॉज पेट ही छोटा हो जाता है। बट मेनली क्या होता है कि यहाँ से जो पार्ट निकाल दिया गया है उसमें ग्रेलिन हार्मोन होता है, जो हंगर हार्मोन होता है, एपेटाइट हार्मोन। 80% एपेटाइट हार्मोन कम हो जाता है बॉडी में से। बस खाना जो है वो स्टमक में पहले 3 से 4 घंटे रहता था, अब वो बहुत जल्दी नीचे चला जाता है। तो जब वो जल्दी नीचे चला जाता है तो उसमें फिर ये जो यहाँ के जो हार्मोन्स हैं वो काफी जल्दी रिलीज होते हैं, जैसे कि GLP-1, PYY, ऐसे बहुत सारे गट हार्मोन्स होते हैं जिनका भी काफी इम्पैक्ट होता है हमारे वेट लॉस के ऊपर। फिर एक ये दूसरी सर्जरी है
जिसको गैस्ट्रिक बाईपास कहते हैं। सो ये ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती है। इसको एक्चुअली इसके डायबिटीज़ के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो ये सर्जरी के बाद हम लोग देखते हैं कि पेशेंट्स की डायबिटीज़ भी काफ़ी ठीक हो जाती है। इंसुलिन पे अगर लोग होते हैं तो उनकी इंसुलिन भी बंद हो जाती है। तो इसमें हम लोग एक छोटा स्टमक का पाउच बनाते हैं और इंटेस्टाइन को लाके नीचे से स्टमक में जोड़ देते हैं, तो गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी होती है और बाकी का स्टमक बाईपास कर दिया जाता है और ये वाला फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को भी बाईपास कर दिया जाता है। तो बेसिकली इसमें फैट के ऊपर हम कुछ करते ही नहीं है, हम जो भी कर रहे हैं वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर कर रहे हैं। एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा चीज़ बताया, क्योंकि मैं रियली बता रहा हूँ कि मुझे भी ये बात नहीं मालूम थी। मुझे लगता था कि बैरिएट्रिक सर्जन वो ऑपरेशन करके चर्बी निकाल लेते हैं। वो प्लास्टिक सर्जरी है, वो लाइपोसक्शन है, वो बेरियाट्रिक सर्जरी है ही नहीं। दिस इज बेरियाट्रिक सर्जरी। दिस इज बेनिफिट। या सो जब खाना जो कम होता है वो सिर्फ शुरू में कम होता है, धीरे धीरे खाना बढ़ जाता है। तो विद इन 1 ईयर पेशेंट मतलब जितना भी पहले खाते थे उसका करीबन 65 to 70% खाना वो खा सकते हैं। ओके, अभी वेट जो कम होता है वो धीरे धीरे कम होता है। तो शुरू में आपका करीबन पहले महीने में समझ लीजिए 8 से 10 किलो जाएगा, पहले 3 महीने में अराउंड 15 किलोज, फिर अराउंड 6 मंथ्स में इतना, फिर करीबन पूरा जो वेट लॉस होता है वो अराउंड 1 ईयर में होता है। तो टोटल वेट लॉस जो एक्सपेक्टेड है वो अराउंड 30 to 40% है। तो अगर किसी का 100 किलो वेट था तो 1 साल के बाद उनका वेट अराउंड 60 to 65 kgs पे वो आ जाएंगे। ओके, तो इस तरह से उनका वजन कम होता है। अगर किसी का 200 किलो वेट है तो एक्सपेक्टेड वेट लॉस होगा करीबन 80-90 किलो, तो अराउंड 110-115 किलो तक उनका वेट जो है वो आ जाएगा। ओके, सो इस तरह से वेट लॉस होता है। इसके साथ में और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट के जो पेशेंट आते हैं वो वापस जाते नहीं है, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट की जरूरत एक्चुअली एक स्टडी भी है। एक्चुअली आपको मालूम होगा कि मैं बहुत सारे मरीजों को ऑनलाइन हेल्प करता हूँ कि वो कैसे बिना दवाइयों के, साइड इफ़ेक्ट्स के और बिना सर्जरी के वो ठीक हो सकते हैं। तो इसमें मैंने वही स्टडी करने के ही क्रम में मुझे एक बैरिएट्रिक सर्जरी का ये आया कि अगर बाय एनी मीन्स, बैरिएट्रिक सर्जन का ही स्टडी है कि अगर आप अपना वजन 10% कम कर देते हैं तो नी पेन लगभग 50 to 60% अपने आप ही कम हो जाता है। और हाँ, दैट इज ए स्टडी ऑफ बैरिएट्रिक सर्जन। और रियली मैं बता रहा हूँ, मुझे अभी तक यही मालूम था कि बैरिएट्रिक सर्जन वो लाइपोसक्शन करते हैं। तो लाइपोसक्शन कौन करता है? वो जो फैट निकालने वाला कौन? करते हैं, प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं, और उसमें तो सिर्फ मतलब 5 to 10 किलोस का वेट लॉस हो सकता है। अच्छा, इसमें हम बात कर रहे हैं 30, 40, 50, 100 किलोस वेट लॉस की। अच्छा, तो जैसे आप स्टोरी की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो पेशेंट एक 2 साल पहले हमने जिनकी सर्जरी करी, ही इज अ 42 ईयर ओल्ड पर्सन, और उनका वेट हो गया था 262 किलोस 42 इयर्स की एज में, और उसकी वजह से उनका काम बंद हो गया था, बिकॉज वो चल फिर नहीं पा रहे थे, और बार बार उनके पेट में सेलुलाइटिस हो जाती थी, पाँव में सेलुलाइटिस हो जाती थी, तो चलना फिरना बिल्कुल बंद हो गया था। ही वाज अ ट्रैवल एजेंट। 10 साल से वो तो सेलुलाइटिस क्यों? सेलुलाइटिस माने एडिमा के कारण से स्ट्रेच हो जाता है। अच्छा, एडिमा होता है, इतनी ज्यादा स्किन स्ट्रेच हो जाती है, सो बार बार वो इन्फेक्शन बैठने लगता है उसमें। तो और जब तक वेट कम नहीं होगा तब तक वो जाती नहीं है। पेशेंट्स को नॉन हीलिंग अल्सर होने लगते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रीदिंग इश्यूज बहुत होते हैं, बिकॉज स्लीप एपनिया सिवियर हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई था। सो उनको फिर हमने 1 महीना प्रिपेयर किया सर्जरी के पहले, एडमिट किया, फिर सर्जरी हुई। तो 1 महीना आप एडमिट करके क्या प्रिपेयर करने का? 1 महीना एडमिट नहीं करते, 1 महीना घर पे ही प्रिपेयर करते हैं, जिसमें कि डाइट पे डाला जाता है। पेशेंट का वेट ऑलमोस्ट 10 किलो हमने घर पे ही कम करवाया। तो उसमें क्या प्रिपरेशन में आप क्या करते हैं कि 10 किलो वजन कम हो जाना itself इज ए बिग थिंग, तो व्हाट दैट कैन बी वेरी यूजफुल फॉर मेनी पीपल। यस, सो उसमें हमारी जो डाइटिशियन है वो उनको मील रिप्लेसर्स पे रखते हैं, और डाइट वगैरह पे काफ़ी काउंसलिंग होता है। प्लस उन पेशेंट्स में हमें उनको एंटीबायोटिक्स पे, फिर इंसेंटिव स्पायरोमेट्री करना पड़ता है, कभी कभी सीपैप मशीन लगाना पड़ता है, सेलुलाइटिस को ट्रीट करनी पड़ती है, तो वाटर रिटेंशन भी काफ़ी होता है। तो सीपैप वगैरह सब इसलिए ना कि एपनिया ना हो, माने ऑक्सीजनेशन अच्छा उसको ट्रीट करने के लिए, और वाटर रिटेंशन बहुत होता है तो डायूरेटिक्स भी यूज करने पड़ते हैं। तो उसी वजह से फिर वो दैट इज बेसिकली वाटर लॉस जो होता है शुरू में, तो देन दे बिकम लिटिल बेटर कैंडिडेट्स फॉर एनेस्थीसिया। फिर उनकी सर्जरी हुई,
और 262 से अभी वो 140 किलोज के आसपास उनका वजन अब आ गया है पिछले 2 सालों में। एंड रिसेंटली उनका मैसेज आया था कि 10 साल से उन्होंने बेबी के लिए वो ट्राई कर रहे थे, नाउ ही इज अ प्राउड फादर ऑफ अ बेबी गर्ल। तो उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई। वो ट्रैवल एजेंट थे, वो बैक टू वर्क अपने मतलब अपना काम उन्होंने दोबारा शुरू कर दिया। बहुत सारी स्टोरीज हैं। पेशेंट्स जिनको पोलियो होता है, सो पोलियो में क्या होता है कि पेशेंट का वेट बढ़ने लगता है। हाँ, ये हमने भी देखा है पोलियो वाले मरीज में। मैंने ये देखा है कि जो बच्चे मैंने कम उम्र में रहते हैं ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, जैसे ही वो 30-40 के बाद आते हैं थोड़ा वजन बढ़ता है और डिजेनरेशन तो थोड़ा होता ही एज रिलेटेड। और जो लोग थोड़ा सा भी हल्का भी मोटा हो गए ना, उनको बहुत दिक्कत होता है ज्वाइंट में, नी में, बैक में। तो वो क्रचेस के साथ भी चलना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वजन नहीं ले पाते हैं। तो वो लेडी थी, उन्होंने अपना किचन पूरा जमीन पे लगा के रखा हुआ था, बिकॉज शी कुड नॉट गेट अप एंड वॉक एंड एवरीथिंग। और हर बार वो व्हील चेयर पे आती थी। 94 किलो उनका वेट था, शॉर्ट हाइटेड थे। अब करीबन 4 साल हो चुके हैं सर्जरी होके। अब वो लेडी घर में रुकती नहीं है। अभी उनका वेट 65 किलोज पे है एंड शी इज ऑल ओवर द टाउन, हर जगह जाते हैं, सारे सोशल फंक्शंस में जाते हैं। बहुत बहुत स्टोरीज हैं ऐसे। ओल्ड पेशेंट्स में तो बहुत ही फर्क आता है। जो पेशेंट्स घर से निकलते नहीं थे, अब वो घर में रुकते नहीं है, क्योंकि पहले चल नहीं सकते थे। ग्लास पानी का अगर लेना हो तो लोगों की हेल्प लेनी पड़ती थी, और अब तो ऐसा है कि अब इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। सो और इतने सालों से जो कहीं जा नहीं पाया इंसान, वो हर जगह अपना सारी अपनी तमन्नाएं पूरी कर सकते हैं। तो पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। बहुत तो ये मैंने इनफर्टिलिटी के भी बहुत मैंने बहुत इनफर्टिलिटी में भी बहुत होता है, बिकॉज इसमें कई बार क्या होता है कि कोई और कारण नहीं होता है, तो सारे टेस्ट हो जाते हैं एंड कोई और अबनॉर्मैलिटी नहीं होती है सिवाय वेट के। एंड ये हमारी एक और पेशेंट है ऐसे। तो उनके 8 इयर्स हो गए थे मैरिज को, एंड इसमें हम पीडियाट्रिक सर्जरी के बाद हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि 1 साल तक कंसीव नहीं करना है, क्योंकि वेट लॉस होता है और खाना कम होता है। तो इट इज एडवाइज्ड कि 1 साल तक नहीं करना है कंसीव। पर होता क्या है कि वेट लॉस जैसे ही होने लगता है तो फर्टिलिटी इम्प्रूव हो जाती है। तो एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज होती है एंड वी हैव टू कीप काउंसलिंग देम कि यू हैव टू प्रिवेंट देम। सो दिस लेडी, बिकॉज 8 इयर्स से बेबी नहीं हुआ था, तो इनके दिमाग में ऐसा होता ही नहीं है कि बेबी हो सकता है। तो वो विद इन 2 मंथ्स वो प्रेग्नेंट हो गई आफ्टर सर्जरी। इतनी प्रेशियस प्रेगनेंसी, सो वी हैड टू पुल हर, बिकॉज़ ऑब्वियसली हम नहीं उसको हाँ, बात सही कर रहे हैं बिल्कुल। एंड एक बेबी हुआ, बेबी डिलीवरी हुई, विद इन 1 मंथ शी वाज प्रेग्नेंट अगेन एंड शी हैड द सेकंड बेबी। सो अभी उनके 2 डॉटर्स हैं। वैसे बहुत बहुत लेडीज हैं। एक्चुअली हम लोग पब्लिश करने वाले हैं हमारी जितनी प्रेगनेंसीज हैं, कम से कम आई थिंक 30-35 लेडीज हैं जिनकी प्रेगनेंसीज हो गई हैं आफ्टर सर्जरी। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट स्टोरी। अच्छा, एक चीज़ और भी, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे ना तो ये पीसीओडी इतना प्रॉब्लम नहीं था। मैंने अभी क्या मालूम क्या हाइप है कि क्या है कि सच्चाई है, आई डो नॉट नो बिकॉज दिट्स नॉट रिलेटेड टू आवर सब्जेक्ट। लेकिन अभी बहुत सारे हम लोग के रिलेशन में भी सुनते हैं कि उनको बच्चा नहीं हो रहा है, रीज़न ये है पीसीओडी आया हुआ है। ये तो एक्चुअली क्या है, और सचमुच इसके जो प्रिवलेंस हैं, चाहे इसके अभी चेंजेस हुए हैं क्या, और हुए हैं तो क्यों हुए हैं, और इसमें ओबेसिटी का क्या कितना ये है उस... So I think obesity और PCOD काफी इंटरलिंक्ड है, एंड आई थिंक आपको एक डॉक्टर तेजल के साथ भी प्रॉब्ली एक पॉडकास्ट करना चाहिए। हाँ बिल्कुल He will be the better person to guide you on this, but because वो PCOD की स्पेशलिस्ट है। So but obesity definitely has a role to play, and childhood obesity बहुत ज़्यादा important है, because अभी हम लोग जो देख रहे हैं कि टीनेज ओबेसिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो इसका एक्चुअल कारण क्या है ये हमें भी पता नहीं है कि इतना ज्यादा क्यों इंक्रीज हो रहा है, वेट गेन इतना ज्यादा क्यों हो रहा है। इज इट ओनली बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो जंक फूड और स्ट्रेस लेवल्स एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बच्चों के ऊपर जो इतना ज्यादा लोड है पढ़ाई का, उसकी वजह से ही हो रहा है कि is it something else which is happening? We don't know, but it is real. Definitely PCOD का incidence बढ़ गया है,
वन मोर थिंग इज कि डिटेक्शन भी ज़्यादा हो रहा है, इमेजिंग भी ज़्यादा हो रही है, तो पहले इतना नहीं होता था। आजकल तो अल्ट्रासाउंड सबका होता है तो इजीली डिटेक्ट भी हो जाता है। सो आई थिंक दैट वुड बी अनदर फैक्टर कि डिटेक्शन इज मोर, बट डेफिनेटली इंसिडेंस हैज इंक्रीज्ड ऑफ पीसीओडी। अच्छा, तो अगर ओबेसिटी को आप ट्रीट कर दें तो क्या पीसीओडी में बेनिफिट होता है क्या? इम्प्रूव होता है, बहुत इम्प्रूव होता है। सो व्हेन वी ट्रीट ओबेसिटी वी ट्रीट मेनी अदर डिजीजेस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज की रिस्क कम हो जाती है, कैंसर की रिस्क कम हो जाती है, ओवरऑल लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, जॉइंट प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं, पीसीओडी कम हो जाता है, इनफर्टिलिटी कम हो जाती है, गाउट कम हो जाता है। सो देयर आर मेनी थिंग्स, स्लीप एपनिया चला जाता है। तो जो लोग सीपैप मशीन्स यूज करते हैं, महीने भर के अंदर उनका सीपैप चला जाता है। सो काफी सारी, मतलब इंसुलिन इतने इतने साल यूज कर रहे होते हैं, इंसुलिन बंद हो जाती है, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आते हैं। दैट्स ग्रेट। ये बहुत ही लंबा थोड़ा सा चल रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे ही मज़ा आ रहा है, मुझे ही कुछ सीखने को मिल रहा है। मुझे अगर इफ़ यू आर ओके मैं इसको बंद भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बात करना, और मुझे लगता है कि आपसे बहुत सारा हमारे ऑडियंस को भी बहुत सारा इंसाइट मिलेगा, क्योंकि दैट इज़ वेरी प्रीशियस थिंग्स व्हाट यू आर शेयरिंग। एक चीज़ कि अभी मेडिसिन का भी बहुत सारे मेडिसिन, ओजम्पिक, कौन कौन सा मेडिसिन की बातें हो रही हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेडिसिन इन ओवरऑल? मोटापा में दवाई का कितना योगदान है और क्या रोल है और कहाँ पे यूज़ करना चाहिए? So I think medicines have come very late. We have been waiting for them for last so many years. और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है medicines की. And I think बहुत बड़ा रोल होगा medicines का इस obesity epidemic को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हमारी कंट्री में तो फिर भी काफ़ी कम इंसिडेंस है, पर अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे, यूएस में देखेंगे, यूके में देखेंगे, मिडिल ईस्ट में देखेंगे, तो ओबेसिटी का रेट बहुत ज्यादा है। हम यहाँ पे बात करते हैं 20 to 24% ओवरवेट एंड ओबेसिटी, वहाँ पे 35% इज ओनली ओबेसिटी। सो दे हैव वेरी हाई इंसिडेंस ऑफ ओबेसिटी, एंड हम हर एक की पीडियाट्रिक सर्जरी नहीं कर सकते हैं, राइट? Need medications for tackling these patients. So medications are definitely needed. अब तो ऐसी हालत है कि medications बना नहीं पा रही है कंपनीज, दे आर आउट ऑफ स्टॉक, सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ये तो बहुत ही महंगा सुना है कि ओजेम्पिक वगैरह, ये सब बहुत, दिस इज वेरी कॉस्टली मेडिसिन। अभी महंगा है, लेकिन अभी 1-2 साल में हमारी इंडियन कंपनीज के भी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे विच विल बी लेस कॉस्टली, एंड आई थिंक जैसे जैसे अभी क्योंकि नया है इसलिए महंगा है, टाइम जैसे जैसे बीतेगा वी आर एक्सपेक्टिंग कि कॉस्ट कम हो जाएगा। तो यानी कि आप लोग भी अभी मेडिसिन कुछ यूज नहीं करते हैं अपने पैसे? अभी हमारे पास अवेलेबिलिटी है ही नहीं ना, इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ओजेम्पिक भी अवेलेबल नहीं है, मोंजारो अप्रूव हुआ है लेकिन अभी 2025 में लॉन्च होगा, सो अभी तक लॉन्च हुआ ही नहीं है। अच्छा, मेटफॉर्मिन वगैरह का भी रोल रहता है क्या वेट में? मेटफॉर्मिन यूज करते थे पहले, थोड़ा बहुत वेट लॉस होता था, बट नॉट लाइक दीज ड्रग्स। इन ड्रग्स से, ओजेम्पिक से अराउंड से 10 to 15% टोटल बॉडी वेट लॉस। तो अगर 100 किलो किसी का वजन है तो अराउंड 10 to 15 किलोज वेट लॉस हो सकता है। और मोंजारो जो है टिर्जिपेटाइड, दे आर सेइंग कि 20 to 22% वेट लॉस हो सकता है। तो अगर किसी का 100 किलो वजन है तो उसका 80 किलोज पे आ सकता है, which is huge. ये बॉलीवुड का एक डायरेक्टर नहीं है जो यंग, जो क्या नाम है उसका? हाँ, नहीं सकते नाम लेके, मैंने कहा किसी का नाम लेके बोल नहीं सकते। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हम ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड। तो दे पीपल यूज टू हैव दिस ड्रग्स, आई थिंक। वी डोंट नो, किसी ने डिक्लेयर नहीं किया है कि उन्होंने कोई ड्रग्स लिए। मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारा, हाँ, हॉलीवुड में बहुत सारे लोगों ने लिए हैं, इवन एलॉन मस्क, ओपरा विनफ्रे, वो तो उन्होंने ओपनली डिक्लेयर भी किया हुआ है कि उन्होंने ये सारे ड्रग्स लिए और उनको फायदा भी हुआ है। इनफैक्ट ओपरा विनफ्रे की तो बेरियाट्रिक सर्जरी भी हुई है, फिर उनका वेट बढ़ गया था, उसके बाद उन्होंने ये मेडिकेशंस लिए और उनका वेट अभी काफ़ी कंट्रोल में है। सो ड्रग्स आर इम्पॉर्टेंट, पर ड्रग्स के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई टॉलरेट कर पाता है। अभी भी कुछ लोग यहाँ पे दुबई वगैरह से लेके आते हैं एंड दे कम टू अस फॉर गाइडेंस। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारे इंडियन पेशेंट्स हैं, जब वो डोज थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो थोड़ी तकलीफें आती हैं और टॉलरेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। सो थोड़ा इसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़रूर, बट डेफिनेटली इट्स अ पॉजिटिव थिंग
to have medications for treatment of obesity. वन थिंग आई वांट टू आस्क, कितना कॉस्ट पड़ता है, आपको आइडिया होगा क्योंकि आप उस फील्ड में। फर्स्ट हाँ, so अगर आप इंडियन अभी जो इंडियन पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो अगर सेमाग्लोटाइड जो कि वीगोवी या ओजेम्पिक है, आई थिंक वीगोवी इंजेक्शन अराउंड 32,000 अप्रोक्सीमेटली, ओजेम्पिक इज अराउंड 20,000 और सो पर मंथ, अच्छा and Mounjaro injection would be anything between 50 to 60,000 per month. This is approximately. और कितना But दिन this लेना is पड़ता not है? जब अभी तो इसकी गाइडलाइन ऐसी आई नहीं है, बट कहते हैं कि ओबेसिटी क्रॉनिक डिजीज है, तो आइडियली आपको लेना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए. सो वी डोंट नो. अभी तो ऐसा है कि जब तक आपका टारगेट वेट पे आप पहुंच जाए तो तब तक तो लेना ही पड़ेगा. सो एटलीस्ट 5-6 महीने तो कम से कम लेना पड़ेगा. उसके बाद फिर वी विल हैव टू सी, क्योंकि लॉन्ग टर्म अभी हमको पता नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, सो वी डोंट नो. अच्छा, वन मोर थिंग दैट आई वांट टू आस्क, बिकॉज बहुत लोग के मन में आएगा, जो हम लोग बैरिएटिक सर्जरी जो करते हैं, आप जो करते हैं गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी या दूसरा एक स्लीप सर्जरी करते हैं, तो उसके कितने कॉस्ट आते हैं अप्रोक्सीमेटली इन डिसेंट हॉस्पिटल इन मुंबई और इन योर सेटअप? So see, it would cost, say, I think from 2.75 lakhs onwards, and it is now covered in insurance. So cashless insurance में भी covered होता है. अगर आपका इंश्योरेंस में आप क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं, सो इंश्योरेंस का जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आपका BMI 40 के ऊपर होना चाहिए. और अगर आपको डायबिटीज है या आपको और कोई बीमारी है तो 35 के ऊपर भी आपको इंश्योरेंस मिल सकता है. प्लस आपकी जो भी पॉलिसी का वेटिंग पीरियड है वो कंप्लीट होना चाहिए, बिकॉज ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में आता है. मैंने तो ये मैंने 2 साल मिनिमम होना चाहिए आपके. दो से थोड़ा ज्यादा रखते हैं ओबेसिटी के लिए, 3 to 4 years होता है. सो वो अलग अलग होता है, कॉर्पोरेट पॉलिसीज का अलग होता है, पर्सनल पॉलिसीज का अलग होता है, तो इट वेरीज फ्रॉम पॉलिसी टू पॉलिसी. बहुत ही अच्छा. मुझे लगता है कि मैं भी नया नया पॉडकास्ट कर रहा हूँ, बट आई थिंक दैट कैन बी गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट मुझे लगता है, और दैट कैन गिव ए ग्रेट वैल्यूज़ टू द ऑडियंस. और मुझे लगता है कि हर इंडियंस को ये जो हम लोगों की कन्वर्सेशन है उस सुनना चाहिए, क्योंकि 5 में से एक आदमी को इसकी ज़रूरत है. व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू द सोसाइटी, और जो लोग जो सचमुच थोड़ा सा वज़न ज़्यादा है उनको, या फिर सोसाइटी को ओवरऑल क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, क्योंकि यू आर एक्सपर्ट एंड यू आर डूइंग वेरी ग्रेट वर्क. आपको मैं हमेशा देखते रहता हूँ नेशनली इंटरनेशनली. आप इवन बीइंग प्राइवेट प्रैक्टिस यू आर डूइंग सो मच एकेडमिक वर्क. आपके कितने पब्लिकेशन हो गए पढ़ना? मैंने गिने नहीं है, पर आई थिंक पता नहीं, अब शायद 30-40 हो गया है. बाप रे बाप. ग्रेट. वी आर प्राउड ऑफ यू. यू आर जेम ऑफ आवर, मैंने आई थिंक आवर बैच. वन ऑफ द यू आर रियली अ डायनेमिक लेडी. तो ये बताइए क्या मैसेज देंगे ये जो लोग हमारे ऑडियंस जो सुन रहे हैं ओबेसिटी के बारे में, मोटापा के बारे में, उनको क्या सलाह देंगे, क्या उनको राय देंगे, आपकी क्या, क्योंकि आपकी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी उनके लिए. सो आई थिंक मेरा मैसेज सबसे पहले ये रहेगा कि हर एक इंसान को अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान रखना चाहिए. आपकी हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है. आपके पास चाहे दुनिया में कितना भी पैसा क्यों ना हो, यही एक चीज़ है जो आप खरीद नहीं सकते हैं. सो इसको प्लीज़ बहुत संभाल के रखिए, क्योंकि एक बार आपने हेल्थ खो दी तो आपको वापस नहीं मिलेगी. इसलिए आप जितना अपने आप का ध्यान रख सकते हैं, खुद का ध्यान रख सकते हैं, प्लीज़ रखिए. बाकी चीज़ें आप फिर से कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, रेपुटेशन कमा सकते हैं, और सब कुछ कर सकते हैं, बट हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड थिंग इज़ कि अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पे प्लीज़ ध्यान रखिए. थर्डली, अगर आपका वेट बढ़ रहा है, अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं और फिर भी आपका वजन बढ़ रहा है, तो प्लीज़ उसको अपने आप ट्रीट करने की कोशिश मत करिए. किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए. कोई भी क्वालिफाइड डाइटिशियन या वेट लॉस क्लिनिक, आजकल बेरियाट्रिक क्लिनिक्स हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, या किसी भी डॉक्टर को, फैमिली फिजिशियन को भी आप दिखा सकते हैं, तो आपको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं. तो उनके पास आप जाइए, उनकी गाइडेंस लीजिए. फॉर्चुनेटली इस समय हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं. एंड एटलीस्ट एक कंसल्टेशन तो कम से कम करिए. एंड जनरल पब्लिक के लिए आई थिंक
अपना एटीट्यूड बदलिए। ओबेसिटी कोई कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है या कोई हंसने वाली बात नहीं है। ये एक बीमारी है, जिस तरह से कैंसर एक बीमारी है, जिस तरह से डायबिटीज़ एक बीमारी है, उसी तरह से मोटापा भी एक बीमारी है। इसको भी उसी सीरियसनेस से देखना चाहिए, क्योंकि ये भी एक जानलेवा बीमारी है और इससे लोगों की जान जाती है। और क्योंकि लोग दूसरों पे हंसते हैं, इसलिए कई बार ये पेशेंट्स हॉस्पिटल तक भी आते नहीं हैं, क्योंकि सिर्फ ये सोच के कि लोग क्या सोचेंगे। तो आई थिंक इस चीज़ को हमें बदलना चाहिए कि हमें उन लोगों के लिए सिंपैथी काफ़ी रखनी चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प देम टू गेट ट्रीटेड। तो आपके फैमिली मेम्बर्स हों या आपके फ्रेंड्स हों, तो उनको प्लीज़ सपोर्ट करिए और उनकी मदद करिए। थैंक यू अपर्णा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, रियली बहुत मुझे भी अच्छा लगा।